आज के वेबिनार में हम अष्टकूट के बारे में बात करेंगे। अष्टकूट विवाह मैच मेकिंग का विवाह से पहले कुंडली मिलान का एक मेथड है, जिसमें मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला के हॉरोस्कोप्स यानी कि उनकी जन्म कुंडली की मैचिंग की जाती है। इसे अष्टकूट मिलान कहा जाता है। अष्टकूट एक बहुत पुराना मेथड है जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। ये सेंचुरीज ओल्ड यानी कि सदियों पुराना मेथड है, जिससे कुंडली मिलान हिंदुस्तान में किया जाता है। इसमें मेल और फीमेल के चार्ट्स को ज्योतिष के मेथड से, ज्योतिष के तरीके से मैच किया जाता है। उनकी क्वालिटीज को अलग अलग मेथड्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है। मेल और फीमेल के अलग अलग गुणों को आपस में मिलाया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि मेल और फीमेल की क्वालिटीज, उनका नेचर, उनकी फिजिकल मेंटल क्वालिटीज, उनका सोचने समझने का तरीका, उनका कार्य करने का तरीका एक दूसरे के साथ मैच कर सकता है अथवा नहीं। ठीक है। मैरिज, कोई भी विवाह तभी सक्सेसफुल होगा, उसमें तभी सुख मिलेगा अगर दोनों पार्टनर्स यानी कि मेल और फीमेल एक दूसरे को मैच करते हो, उनकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो। फिजिकल कंपैटिबिलिटी का मतलब कि दोनों का एनर्जी लेवल एक जैसा हो। एक अगर बहुत ज्यादा चुस्त है और दूसरा बहुत ज्यादा सुस्त है, तो भी उनको आपस में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। उनमें मेंटल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उनका सोचने का तरीका एक जैसा हो। इमोशनल कंपैटिबिलिटी मतलब दोनों एक दूसरे के लिए लगाव, आकर्षण और उनके बीच में प्यार महसूस करें। और जेनेटिक कंपैटिबिलिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जेनेटिकल कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि आने वाली जनरेशन्स जो उनकी होंगी, जो उनके बच्चे होंगे और आने वाली जनरेशन होंगी, वो स्वस्थ होंगी या नहीं, उसको इस मेथड से देखा जा सकता है। आजकल जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है कि बच्चों में पैदाइशी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इस चीज को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, और इन्होंने इसे विवाह की मैच मेकिंग का एक नेसेसरी पार्ट बना दिया था। तो मेल और फीमेल की ना केवल फिजिकल कंपैटिबिलिटी को मैच किया जाता है, बल्कि उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी और आने वाली जनरेशन्स उनकी किस तरह से उनके साथ, उसके ऊपर उस विवाह का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को भी इसमें चेक किया जाता है। अगर किसी भी तरह का मिसमैच होगा तो उससे अनेक तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। ना केवल मेल और फीमेल को प्रॉब्लम आएगी, बट अगर जेनेटिक प्रॉब्लम अगर हुई, तो मेल और फीमेल के साथ साथ उनकी आने वाली जनरेशन्स, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी कष्ट भोगेंगी। तो इसलिए अष्टकूट से मैच मेकिंग की जाती है, ताकि ये पता चल सके कि मेल और फीमेल की इस विवाह से, इन दो अनजान लोगों के विवाह से उन्हें सुख आपस में मिलेगा अथवा नहीं। अष्टकूट मैच मेकिंग के लिए यानी कि कुंडली मिलान के बहुत बेसिक और बहुत पॉपुलर मेथड्स में से एक है। हालांकि मैच मेकिंग के अलग अलग तरीके हैं। अष्टकूट के अलावा भी बहुत तरीके हैं जिससे मेल और फीमेल चार्ट्स की मैचिंग आपस में की जाती है। अष्टकूट उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अष्टकूट को एक स्टार्टिंग पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि अगर अष्टकूट ठीक है तो आप एडवांस मेथड से भी कुंडली की मैच मेकिंग कर सकते हैं। तो अष्टकूट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन मैच मेकिंग। अष्टकूट का मतलब क्या होता है, ये शब्द कहाँ से बना है? तो अष्ट का मतलब संस्कृत या हिंदी में होता है आठ। हिंदी या संस्कृत में अष्ट का मतलब है आठ। कूट का मतलब होता है टेस्ट। अष्टकूट आठ अलग अलग तरीके से मेल और फीमेल चार्ट्स को मिलाने का एक तरीका है। आठ अलग अलग तरीके से उन चार्ट्स को मिलाया जाता है, उनकी मैचिंग की जाती है। आठ अलग अलग गुणों को इसमें मिलाया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि मेल और फीमेल एक दूसरे से कंपैटिबल हैं अथवा नहीं है। तो ये आठ टेस्ट का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट है। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक बहुत पुराना मेथड है जो सदियों से भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आठ टेस्ट हैं, इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, क्योंकि ये आठ टेस्ट अलग अलग चीजों को एनालाइज करते हैं। तो कहाँ पर चार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्हें आठ अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी भी टेस्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये उस टेस्ट के नाम से पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम मेल और फीमेल को किस तरह की हो सकती है। तो इन आठ टेस्ट को अलग अलग नाम दिए गए हैं, इनको अलग अलग डिस्टिंक्टिव नेम दिए गए हैं, जो हैं वर्ण। पहला होता है वर्णकूट, दूसरा वश्यकूट, तीसरा ताराकूट, चौथा यूनिकूट, पांचवें को ग्रह मैत्री कूट कहा जाता है,
छठे कूट को गण कूट कहा जाता है, सातवें कूट को राशि कूट कहा जाता है और आठवें कूट को नाड़ी कूट कहा जाता है। ये 8 अलग अलग टेस्ट हैं, 8 अलग अलग कूट हैं जिनको मिलाकर अष्टकूट बनता है। हर कूट को अलग अलग इंपॉर्टेंस दी गई है, हर कूट की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि सभी कूट आपस में बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं, हर कूट की अलग अलग इंपॉर्टेंस है विवाह के लिए। तो जिस कूट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको ज्यादा पॉइंट दिए गए हैं, जिस कूट की कम इंपॉर्टेंस है उसको कम पॉइंट दिए गए हैं। ये कूट जैसे मैंने कहा कि उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को दिखाएंगे कि कौन सा कूट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। टोटल पॉइंट इन अष्टकूट के 36 होते हैं। टोटल पॉइंट्स ऑफ अष्टकूट आर 36, यानी कि जो 8 टेस्ट होते हैं इनका टोटल 36 आता है। तो ऑब्वियसली अगर क्योंकि इन 4 टेस्ट की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो जिस कूट को कम पॉइंट मिले हैं उसको हम कुछ हद तक इग्नोर भी कर सकते हैं, और जिन कूट को ज्यादा पॉइंट दिए गए हैं, पुराने ऋषि मुनियों, हमारे ऋषि मुनियों ने जिन कूट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको कंसिडर करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और किसी भी मेल फीमेल चार्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि उनके 36 के 36 गुण आपस में मिल जाएं। ऐसा बहुत रेयर होगा कि किसी के 36 गुण आपस में मिलते हो। नॉर्मली अगर 20 से ज्यादा पॉइंट होते हैं तो उसमें मैरिज परमिटेड होती है। 20 से या 18 से नीचे अगर पॉइंट होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि मैरिज में प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, तो उसमें रिकमेंडेड नहीं होता। 20 या उससे ज्यादा पॉइंट है तो जनरली मैरिज को रिकमेंड किया जाता है। और उसमें एक दो टेस्ट होते हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको उनके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आना जरूरी होता ही है। हर कूट को जो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं इस टेबल से अब देखेंगे। वर्ण कूट को 1 पॉइंट दिया गया है, वश्य कूट को 2 पॉइंट दिए गए हैं, तीसरे यानी कि ताराकूट या दिन कूट को 3 पॉइंट दिए गए हैं, चौथे यूनिकूट को 4 पॉइंट, ग्रह मैत्री कूट को 5 पॉइंट दिए गए हैं, गण कूट को 6 पॉइंट, राशि यानी कि भकूट को 7 पॉइंट दिए गए हैं और नाड़ी कूट को 8 पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप इनको टोटल करेंगे तो इसका टोटल 36 आएगा, यानी अष्टकूट का टोटल जो होता है 36 होता है। 36 में से देखा जाता है कि मेल और फीमेल की मैचिंग कितनी हो रही है और उस हिसाब से उन्हें पॉइंट्स दिए जाते हैं। पहला कूट वर्णकूट होता है। तो वर्णकूट के बारे में अभी पहले बात करते हैं कि वर्णकूट क्या होता है। वर्णकूट को जैसे अभी हमने टेबल में देखा कि इसे 36 में से 1 पॉइंट दिया गया है। वर्णकूट में करते क्या है, वर्णकूट में सभी 12 राशियों को 4 अलग अलग वर्ण में यानी कि 4 अलग अलग कास्ट में डिवाइड किया गया है। राशि क्या होती है, चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में बैठा होता है उसे राशि कहा जाता है। अगर किसी का चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति की राशि कर्क कही जाएगी। अगर किसी का चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है तो उस व्यक्ति की राशि सिंह कही जाती है। अगर किसी का चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है तो उसे कुंभ राशि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो ये जो 12 राशि होती हैं ज्योतिष में, इन्हें 4 अलग अलग वर्ण में डिवाइड किया गया है। ये 4 वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो समझने की कि इन नामों का कास्टिज्म से, जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। ये जो 4 वर्ण बताए गए हैं ये इन राशियों की अलग अलग क्वालिटीज को डिफाइन करता है। जैसे क्षत्रिय राशियां, ये वो राशियां होती हैं जिन राशियों में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। जिन जातक की क्षत्रिय राशि होगी उन लोगों में फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है और इसलिए उन्हें क्षत्रिय राशियों में बताया गया है। जो वैश्य राशियां होती हैं ये वो लोग होते हैं जिनमें फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बट एग्रेशन नहीं होता है। एनर्जी इनमें भी बहुत ज्यादा होती है पर इनमें एग्रेशन नहीं होता, ये चुपचाप अपना काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से शूद्र और ब्राह्मण राशियां होती हैं। तो ये इनकी क्वालिटीज बताई गई हैं, इन राशियों की क्वालिटीज बताई गई है, ना कि यहाँ पर किसी तरह के जातिवाद से इसका कोई संबंध है। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वैश्य राशि ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचे की राशि होगी या उनसे अधम राशि है, उनसे नीचे की राशि है, या शूद्र सबसे अधम राशि है। ऐसा कोई भी यहाँ पर अर्थ नहीं होना चाहिए। यहाँ जो अर्थ होता है वो सिर्फ ये होता है कि इन राशियों के अलग अलग क्वालिटीज होती है, उस हिसाब से इन्हें डिफाइन किया गया है। शूद्र और ब्राह्मण की मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती ये हम आगे देखेंगे।
ये बेसिकली राशि की मैचिंग है, इसका किसी भी तरह से किसी जातिवाद से कोई संबंध नहीं है। किसी चार्ट को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए कि हमारा चार्ट ब्राह्मण का है और सामने वाला शूद्र का है, तो वो सामने वाला शूद्र होगा, ऐसा नहीं है। ये उस इंसान की एनर्जी लेवल को दिखा रहा है, उसके नेचर को दिखा रहा है। तो इसका किसी भी तरह के जातिवाद से कोई संबंध नहीं है, ये केवल उनकी एनर्जीज को दिखाता है। अब ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि ये एनर्जी लेवल को दिखाता है, ना कि उनकी जातिवाद को दिखाता है। तो अब उसको सिंपल शब्दों में, एक शब्द में अगर कहा जाए, तो ज्योतिष में एक शब्द का प्रयोग होता है, वो होता है तत्व। हर राशि का एक तत्व होता है। तो यहाँ पर जो ये चार भागों में, चार अलग अलग वर्ण में राशियों को डिवाइड किया गया है, ये इनके तत्व पे भी किया गया है। जो लोग ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं, थोड़ी सी ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने राशियों के बारे में पढ़ा है, उनको पता होगा कि राशियों के चार अलग अलग तत्व होते हैं जो उस जातक की क्वालिटीज को दिखाता है। तो ये राशियां क्या होती हैं? क्षत्रिय राशि, ये अग्नि तत्व की राशि होती है। जैसे मैंने कहा था कि इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो इनमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। तो इसलिए इन्हें क्षत्रिय राशि कहा जाता है। ये राशियां होती है मेष, सिंह और धनु। आप में से जिन्होंने भी राशियों की बेसिक क्लासिफिकेशन पहले पढ़ी हुई है, उन्हें पता होगा कि मेष राशि जो होती है अग्नि तत्व की राशि होती है। इसी तरह से सिंह राशि भी अग्नि तत्व की होती है और धनु राशि भी अग्नि तत्व की होती है। इसका मतलब इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, इनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, इसलिए इन्हें क्षत्रिय राशि कहा जाता है। उसके बाद आती हैं वैश्य राशियां। वैश्य राशि मतलब इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, पर ये शांत होते हैं थोड़े से, ये चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, इसलिए इन्हें वैश्य कहा गया है। इन राशियों को वैश्य राशि कहा गया है। ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है, इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पृथ्वी हम सबका बोझ उठाती है। इनमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये हिलते, ये बहुत तन्मयता के साथ, बहुत फोकस के साथ अपना काम करते हैं। जैसे पृथ्वी होती है हम सबका बोझ उठाती है, पर वो हिलती नहीं है। अगर पृथ्वी जरा सी भी हिलती है तो भूकंप आ जाते हैं। वैश्य राशियां वो होती हैं जिनमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, ये चुपचाप अपना काम करते हैं, हालांकि इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये वैश्य तत्व की राशियां कही जाती हैं। उसके बाद शूद्र राशियां यानी कि वायु तत्व की राशियां, ये हो जाती हैं मिथुन, तुला और कुंभ। और उसके बाद ब्राह्मण राशियां होती हैं जो कि जल तत्व की राशि होती हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन। ये जल तत्व की राशि होती है, इन्हें ब्राह्मण राशि कहा गया है। इनका किसी भी तरह के किसी जाति से कोई संबंध नहीं है, ये केवल इन राशि की क्वालिटीज को दिखाते हैं। ये आप सबने पढ़े हुए हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल तत्व पढ़े होंगे सभी ने, तो उसी हिसाब से इनको वर्ण में डिवाइड कर दिया गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि वर्णकूट में मैचिंग कैसे की जाती है। तो मैचिंग में ऐसा हो सकता है कि मेल और फीमेल के चार्ट जो आपके सामने हैं, उसमें से एक की राशि, एक का चंद्रमा क्षत्रिय राशि में बैठा हो और दूसरे का चंद्रमा शूद्र राशि में हो, या एक का चंद्रमा वैश्य में हो और दूसरे का क्षत्रिय में हो, एक का क्षत्रिय में एक का ब्राह्मण में हो सकता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन आपके पास आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों की राशि एक ही तत्व के अंदर बैठी हो, एक ही वर्ण के अंदर हो, यानी दोनों की क्षत्रिय राशि हो या दोनों की ब्राह्मण राशि हो, दोनों की शूद्र राशि भी हो। तो अब अगर इनकी जो राशि होती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन जो यहाँ पर बनेंगे, उनको किस तरह से पॉइंट दिए गए हैं, कहाँ पर परमिशन होती है, परमिट जहाँ पर एक नंबर दिया गया और कहाँ पर ये कहा गया है कि ये मैचिंग नहीं होती और उनको 0 पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम आगे देखते हैं। तो ये टेबल है जो दिखाएगी कि राशियों की मैचिंग वर्ण के हिसाब से किस तरह से की जाती है, यानी कि वर्णकूट में राशियों की क्या मैचिंग होती है। तो यहाँ पर ये मेल चार्ट की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र राशियां आ गई, ये इस तरह से, यानी कि हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली फीमेल चार्ट की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र राशियां आ गई। ठीक है। अब अगर फीमेल की राशि ब्राह्मण वर्ण में होगी, तो उसका विवाह ब्राह्मण वर्ण के पुरुष से हो सकता है। फीमेल चार्ट में ब्राह्मण राशि हो और मेल चार्ट में ब्राह्मण राशि हो तो मैरिज हो सकती है। फीमेल की अगर ब्राह्मण राशि होगी तो उसकी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से विवाह नहीं रिकमेंड नहीं किया गया है। अब अगर फीमेल की क्षत्रिय राशि होगी तो उसकी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों से मैरिज हो सकती है, यानी कि क्षत्रिय फीमेल, क्षत्रिय वर्ण की फीमेल की ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण वाले मेल से। यहाँ पर वर्ण का मतलब केवल राशि से है,
तो क्षत्रिय वर्ण राशि वाली फीमेल की मैरिज ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण वाली राशि के मेल से हो सकती है। अगर फीमेल की राशि वैश्य वर्ण में आती है तो उसका विवाह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में हो सकता है, शूद्र में नहीं बताया गया है। और अगर फीमेल की राशि शूद्र में आती है, शूद्र वर्ण में आती है, तो उसका विवाह किसी भी वर्ण के पुरुष से हो सकता है। इसको दूसरी तरफ से अगर देखेंगे कि अगर मेल का ब्राह्मण वर्ण है, मेल राशि ब्राह्मण वर्ण में आ रही है, तो उसकी चारों तरह के फीमेल से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी भी फीमेल से उसकी मैरिज हो सकती है। अगर मेल की राशि क्षत्रिय तत्व के अंदर आ रही है तो उसका विवाह क्षत्रिय वैश्य या शूद्र वर्ण की महिला से हो सकता है। अगर किसी की राशि वैश्य में आ रही है, मेल की राशि, तो उसका वैश्य और शूद्र में ही विवाह हो सकता है। और अगर किसी की शूद्र में आ रही है तो उसका विवाह शूद्र में ही होगा। तो इस तरह से इन राशियों की क्लासिफिकेशन की गई है और इस टेबल के हिसाब से इन्हें 1 पॉइंट या 0 पॉइंट दिया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि वर्णकूट जो है अष्टकूट का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका केवल 1 पॉइंट होता है, तो इसे 36 में से 1 पॉइंट दिया गया है। अब इसी तरह से इसमें आगे भी वर्ण होते हैं, तो आगे चल के हम देखते हैं कि और कौन कौन, सॉरी, इस तरह से आगे अलग अलग कूट हैं, तो आगे चल के हम देखते हैं कि अगले कूट जो हैं उनमें किस तरह से मैच मेकिंग की जाती है।